को सबके लिए आज हम देखेंगे भूगोल का जो है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें चैप्टर नंबर है पर्यावरण और हम। इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे और अति लघु प्रश्न भी देखेंगे। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर लीजिएगा ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। इस टाइप के प्रश्न जो है ना आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप कॉपी कलम निकालिए और बारीकी से वीडियो को देखते जाइए। आपका जो है एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक तंत्र नहीं है। ठीक है ना, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्राकृतिक तंत्र नहीं है। प्राकृतिक तंत्र का अर्थ हुआ जो कि प्राकृतिक से बन के आना है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि जो प्राकृतिक रूप से जो खुद से बन के नहीं आया है। तो मरुस्थल ये मेरा प्राकृतिक से बन के आता है, पहाड़ भी आता है, पठार भी आता है, लेकिन मेरा बगीचा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर ठीक है। बगीचा जो है वो प्राकृतिक तंत्र नहीं है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है। अब जैव तत्व का अर्थ होता है जैव का अगर बात करें हैं तो जीव। ठीक है ना, जिसमें जीव हो। तो आप देखिए जल, पौधा, प्राणी, मछली। पौधा में जीव है, मछली में जीव है, प्राणी में जीव है, लेकिन जल में है क्या? जल में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये जो है मेरा जल, मेरा जैव नहीं है, जैव तत्व नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है मेरा कि इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है। अब देखिए जैव मतलब जीव और अजैव मतलब क्या होता है? अजैव मतलब जिसमें जीव ना हो। ठीक है ना, जिसमें क्या है? जीव ना हो, जीव ना हो। ठीक है, देखिए पहाड़, अजैव तत्व मतलब जीव ना हो। ठीक है, वो अजैव तत्व हो गया। तो देखिए इसमें से कौन सा जीव नहीं है? पहाड़ पे तो जीव नहीं है, मिट्टी पे भी नहीं है, पुस्तक पे नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे पे हैं। तो कौन है? सी, ऑप्शन नंबर सी जो है ना अजैव तत्व नहीं है। तो पेड़ पौधा मेरा आंसर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। अब प्राकृतिक तंत्र का अर्थ हुआ कि इनमें से आपको बताना है कि जो प्राकृतिक रूप से बन के आया है। ठीक है ना, आपको यही बताना है। अब देखिए स्कूल तो नहीं है क्योंकि मानव द्वारा बनाया गया है। बगीचा भी क्या होता है? मानव द्वारा लगाया जाता है। पुस्तकालय भी मानव द्वारा बनाया जाता है। लेकिन महासागर जो है वो क्या मानव द्वारा बनाया जाता है? नहीं, प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा? महासागर। इसको आप नोट करते जाइएगा, नोट नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा आपके लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव की पारस्परिक क्रियाएं उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब यहाँ बता रहा है कि मानव द्वारा बनाया गया चीज इनमें से कौन सा है। देखिए मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक घटना, इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों में से कौन सा जो है कि मानव क्रियाएं हैं, गतिविधियों को दर्शाता है। तो देखिए मानवीय पर्यावरण जो मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, जैसे बगीचा जो है मानव द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्या मानवीय पर्यावरण कहलाएंगे। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो जो हमारे वायुमंडल जो होते हैं इसमें प्रतिशत जो दिया रहता है, अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन कितना है। तो नाइट्रोजन जो होता है मेरा 78% होता है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन कितनी होती है?
ऑक्सीजन मेरा होता है 21%। तो इसके अनुसार ऑप्शन हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि 78% जो हमारे वायु में नाइट्रोजन उपस्थित है। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? झील तो बन के आता है, वन भी बन के आता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन बगीचा जो है वे मानव द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को? 5 जून को, 21 जून को, 5 मई को, इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून, इसको भी आप नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? अब देखिए चिपको आंदोलन, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। चिपको आंदोलन, देखिए इस आंदोलन के तहत ना पेड़ों को सेव किया गया था, यानी पेड़ों को बचाया गया था। पहले जो हुआ था कि पेड़ काटने वाले जो व्यक्ति थे वो बहुत सारे थे, ठीक है ना, तो सारे पेड़ को काटने लगा था, ठीक। और इसी को देखते हुए सुंदरलाल बहुगुणी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था चिपको आंदोलन, ठीक है ना। इसके तहत पेड़ों को बचाते थे, ठीक है ना। अगर कोई पेड़ वगैरह काटते थे तो ये सुंदरलाल बहुगुणी थे वो जाके पेड़ पे जाके चिपक जाते थे। चिपक जाने का अर्थ हुआ जाके पकड़ लेता था और कहते थे अगर पेड़ अगर काटना है तो पहले हमको काटिए, उसके बाद पेड़ को काटिए, क्योंकि उनका कहना था कि पेड़ है तो हम लोग हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी मेरा सही है। शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुएं कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन को अगर प्रभावित करेगा तो उस वस्तु का नाम हम क्या कहेंगे? पर्यावरण, आवरण, आंतर क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा पर्यावरण। पर्यावरण अगर सही तरीके से है तो हम सही तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण की वजह से ही ना हम लोग जीवित हैं। जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं तो पर्यावरण से ही लेते हैं। शुद्ध पर्यावरण रहेगा तो हमें शुद्ध वायु मिलेगी, और पर्यावरण अगर अशुद्ध रहेगा तो फिर हम लोग सांस जो है अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले वस्तुएं कहलाती है पर्यावरण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी प्रतिशत कितनी है? तो 0.03%। क्या है? 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। इसको भी आप नोट करते जाइएगा। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो, और अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1972 में किस शहर में मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था? ठीक है ना, 1972 में मानव पर्यावरण, जो कि मानव के लिए पर्यावरण पर किस तरह का महत्व है, क्यों मानव पर्यावरण को बचाएगा, इसका सम्मेलन, इस प्रकार की गतिविधियों को जो है बताने के लिए एक सम्मेलन किया गया था। तो किस जगह पे किया गया था? लंदन में, बर्लिन में, स्टॉकहोम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए स्टॉकहोम में ना
मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, 5 जून 1972 को, ठीक है, याद रखिएगा। आपको पूछ देगा कि मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में, ठीक है। तो मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो स्टॉकहोम में, और कब हुआ था, 1972 में, 5 जून 1972 में। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा पर्यावरण का घटक है। अब इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन जो है पर्यावरण का घटक है। अब देखिए, समुदाय, इमारतें, स्थलमंडल या इनमें से सभी। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है ये पर्यावरण का घटक है। तो हम ऑप्शन नंबर क्या से कह सकते हैं, डी, पर्यावरण का घटक। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप बोलिएगा कि पर्यावरण मतलब जो बना के आता है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं बोला है कि प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ आपको पूछा है पर्यावरण का घटक बताइए, ठीक है ना। अगर बोलता है कि आपका प्राकृतिक पर्यावरण, तो इनमें से सभी नहीं होता है, लेकिन पर्यावरण तो है, मानव निर्मित पर्यावरण है, लेकिन पर्यावरण है। तो इनमें आपको खाली बोला है कि पर्यावरण का घटक है, तो समुदाय भी पर्यावरण का घटक है, इमारतें भी हैं, और स्थल मंडल भी है। हाँ, अगर यहाँ आपको बोलता है कि प्राकृतिक पर्यावरण बताइए, तो इनमें से सभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि समुदाय और इमारतें जो है ना, पर्यावरण द्वारा नहीं बनाए, प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं कि इनमें से सभी जो है पर्यावरण का घटक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप बोला है 14 नंबर में, स्टॉकहोम शहर किस देश में स्थित है। जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा देश में जो है स्टॉकहोम नामक शहर है, तो हम कह सकते हैं स्वीडन में। स्वीडन में जो है, स्वीडन में स्टॉकहोम शहर नामक जो है शहर है, ठीक है ना। स्टॉकहोम जो है कहाँ पे स्थित है, स्वीडन में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला प्रश्न है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितनी है। देखिए, ऑक्सीजन का गैस का प्रतिशत कितनी है, 21%, 78%, 0.93%, इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत 21% है, ठीक है ना। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है, वायुमंडल में आपका 21%। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, ठीक है ना। इसमें आपको खाली स्थान पे भरना है। तो पहला क नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर कहलाती है वायुमंडल। तो क्या कहलाती है, वायुमंडल। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि स्थल, जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से क्या बनता है। तो जैव मंडल बनता है। क्या बनता है, जैव मंडल बनता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। हमारा आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, ठीक है ना। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है कि नाइट्रोजन ही पाया जाता है, सबसे अधिक। कितना प्रतिशत, 78%, ठीक है। ये मेरा आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, और इसमें से हम देखेंगे, इसमें जो है अति लघु प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
तो आप इसको नोट करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि परितंत्र क्या है। ठीक है ना, परितंत्र क्या है? तो परितंत्र वह तंत्र है जिनमें यानी जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ठीक है ना, परितंत्र का वही अर्थ हुआ कि जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। एक इसी का अर्थ हुआ परितंत्र। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर पे क्या दिया है हमें। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर दिया है कि जैव मंडल क्या है। ठीक है ना, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल क्या है, हम उत्तर में देखेंगे कि जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या बोल दिया है कि जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलाकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये मेरा जो हुआ, इसी में क्या होता है जैव मंडल। आपका क्या हो गया, स्थल मंडल हो गया, पहले जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हुआ, तब मिला के मेरा जैव मंडल हुआ। ठीक है ना, ये तीनों मिला के जैव मंडल क्या होता है, आपको जीवन को व्यतीत करने का एक क्या बनाता है, क्षेत्र बना देता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो हम उत्तर में देखेंगे पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्न प्रकार के हैं। प्राकृतिक घटक जो मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका महासागर, उसके बाद जल, मानव निर्मित घटक जैसे इमारती, सड़क आदि। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला मनुष्य की परस्पर क्रियाएं तथा उनकी गतिविधियां, ये भी क्या है, एक पर्यावरण का घटक है, लेकिन क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है ना, प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल क्या है। अभी हम क्या पढ़े, पहले जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तब जाके आता है मेरा जैव मंडल। ठीक है, तो अब स्थल मंडल में आपको क्या करेंगे, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी जो है, मान लेते हैं पृथ्वी, इसकी ऊपरी परत जो है, जैसे कि हम लोग निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं तो ऊपरी परत में ही रहते हैं, प्रॉपर्टी में रहते हैं, तो उस परत को ही हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन में था प्रॉपर्टी, इस पर का जो है इसमें भी पूछा गया था। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी भी या स्थल मंडल भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टी भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या क्या है। हमारे पर्यावरण को प्रदूषित अगर होता है या किया जाता है तो इनमें से कौन सा कारण है, आपको बताना है। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित है, यानी विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है, दिया हुआ है यहाँ। देखिए, पर्यावरण अगर वायु प्रदूषण होगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, जल भी प्रदूषण होगा, मिट्टी जिसको हम भूमि कहते हैं प्रदूषण आदि। ये तीन ही कारक जो है कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का प्रमुख घटक निभाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वायु को शुद्ध रखने के लिए पेड़ों की अधिकता करते हैं, यानी पेड़ों को लगाते हैं ताकि वायु शुद्ध रहे।
जल भी शुद्ध रखते हैं, अगर जल भी अगर गंदा वगैरह रहता है तो देखिएगा साफ वगैरह करते हैं, ठीक है। मिट्टी भी शुद्ध रखता है, इधर कूड़ा कचरा प्लास्टिक वाला कचरा वगैरह वगैरह नहीं फेंकता है, क्योंकि मिट्टी प्रदूषित ना हो। मिट्टी से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या सकते थे, क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपको खंडन करना है। देखिए मानव निर्मित पर्यावरण भी है, ठीक है ना, मानव निर्मित पर्यावरण भी है और प्राकृतिक पर्यावरण भी है। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में हम क्या देखते हैं कि वैसे वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या कह दिया है यहाँ, प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ हुआ कि जो वस्तु हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, ऐसा नहीं उसको बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो। जैसे भूमि प्राकृतिक रूप से बना, हम लोग को जन्म ही नहीं कब क्या हुआ नहीं हुआ, प्राकृतिक रूप से भूमि उपलब्ध है। जल भी है, वायु भी है और पेड़ पौधा भी है और जीव जंतु मिलकर क्या है प्राकृतिक पर्यावरण आता है। यहाँ देखिएगा पेड़ जो है ना, कुछ पेड़ भी आता है थोड़ा बहुत मानव निर्मित संसाधन में, क्योंकि जब बगीचा हम लगाते हैं तो पेड़ की जो मात्रा उसमें लगाते हैं ना, तो हम लोग में पेड़ पौधा भी आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे कहें तो प्राकृतिक पर्यावरण समझ में आ गया, जो हमारे आसपास के जो जीव है, ये सभी वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है यही पाया जाता है, जैसे भूमि, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या दिया है। आज का अंतिम प्रश्न है कि मानव निर्मित क्रियाएं के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित क्रियाओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो देखिए पहला हो गया मानव निर्मित प्रमुख क्रिया, जैसे पुल, सड़कें, पार्क, इमारतें आदि मानव निर्मित क्रियाओं के उदाहरण आप लोग खुद से दे सकते हैं। मानव निर्मित का अर्थ हुआ कि मानव द्वारा बनाया गया वस्तु ये, ठीक है ना, मानव द्वारा बनाए गए चीज़ें, जैसे पुल मानव बनाता है, ना कि बन के आता है, सड़क भी मानव बनाता है, पार्क भी बनाते हैं, इमारतें भी बनाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें और बहुत ही साधारण तरीके से इस प्रकार की प्रश्नों को हल कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज का एक प्रश्न रहा कि वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है ना, उसको आप कमेंट में आपको बताना है कि वायुमंडल में कितने प्रकार के गैस पाए जाते हैं। ये आपका जो प्रश्न रहा, जो कि आपका कमेंट में बोलना है कि वायुमंडल में कितने गैस पाए जाते हैं, उनको आपको बताना है। मैं आपका इस उत्तर का इंतज़ार करूँगा। आप लोग जरूर दीजिएगा कि वायुमंडल में कितने गैस पाए जाते हैं, प्रतिशत के हिसाब से आप कमेंट कर दीजिए, यानी लिख के भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।